राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न एक के 4 भाग हैं। प्रश्न एक में हमसे कहा गया निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना सीखा था प्रश्नावली 3.3 के वीडियोज में। ठीक है, विलोपन विधि के बारे में हमने परिचय के वीडियो में सीखा है अध्याय 3 के। आप हमारे अध्याय 3 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, तो अब हम पहले इस प्रश्न के हर भाग को पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रश्न के पहले भाग में पहला समीकरण है हमारा x धन y बराबर 5। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, x धन y बराबर 5। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4 को हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने का मतलब है हमें एक चर x या तो x को या फिर y को हमें गायब करना है, विलोप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके गुणांक बराबर करने होते हैं। तो x के गुणांक बराबर करने तो या तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा। ठीक है, या समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दे तो ये 3y हो जाएगा, नीचे भी 3y है। हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, आसान क्या होता है कि यहाँ पर ऋण का 3y है, ऊपर धन का 3y होगा, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ पाएंगे। तो आसान यहाँ पर है कि हम 3 का गुणा कर दें। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर आप इस प्रश्न को समीकरण 1 में 2 का गुणा करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 लिख दिया हमने, x धन y बराबर 5। अब 3 से गुणा कर देंगे तो बाईं तरफ 3 से गुणा होगा, दाईं तरफ भी 3 से गुणा होगा। बाईं तरफ 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3 गुणा x धन y, और दाईं तरफ 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3 गुणा 5। अब 3 गुणा x हो जाएगा हमारा 3x, धन 3 गुणा y हो जाएगा 3y। तो ये हो गया 3x धन 3y, और दाईं तरफ 5 और 3 का गुणा है, 5 3 15, तो हो गया 15। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3y से 3y कट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों के बाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे, दोनों के दाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 का बाईं तरफ है हमारा 2x माइनस 3y, उसको लिख दिया हमने कोष्टक में, धन का चिन्ह लगा दिया। अब समीकरण 3 का बाईं तरफ क्या है, 3x धन 3y, उसको लिख दिया 3x धन 3y। अब बराबर समीकरण 2 का दाईं तरफ है 4, 4 धन, क्योंकि जोड़ रहे हैं। समीकरण 3 का दाईं तरफ क्या, 15, तो ये हो गया 4 धन 15। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 3x है ऋण का है, और ये 3y ऋण का है, 3y ऋण का 3y है, और ये 3y क्या है हमारा, धन का। ठीक है, तो ऋण के 3y से धन का 3y चला जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपस में। फिर क्या होगा, 2x धन 3x कितना हो जाएगा, 5x, तो हमने लिख दिया 5x, और 4 धन 15 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, अब 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 19/5। तो x का एक मान आ गया हमारा। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखना आसान है क्योंकि x धन y है, x का मान रखेंगे, उसको दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से y का मान आ जाएगा। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, पर हम यहाँ पर 1 में रख रहे हैं। ठीक है, x धन y बराबर है 5। ठीक है, x को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा हमारा, 5 माइनस x। ठीक है, x जो है दाईं तरफ जाके ऋण का x हो जाएगा। अब x का मान रख देते हैं 19/5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। ठीक है, नीचे हर में 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ये 5 और 5 का गुणा होगा, तो 5 गुणा 5 माइनस 19/5, पचम 25 होता है, तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा, x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। अब हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है कि एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना होता है।
तो यहाँ पर आसान कौन सा लग रहा है हमें, समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि एक्स धन वाई बराबर 5 है। अब इसमें दाईं तरफ हम या तो एक्स को ले जाए या वाई को ले जाए। ठीक है, तो हमें एक चर में का मान दूसरे चर के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम y को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5 माइनस वाई, क्योंकि y दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर मिल गया हमें 5 माइनस वाई। समीकरण 1 से मिला ये। तो अब ये x का मान 5 माइनस वाई हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 5 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 2 गुणा 5 हो जाएगा 10 हमारा। ठीक है, दो दो और ये है माइनस वाई, 2 गुणा माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y। तो ये हो गया 10 माइनस 2y, और माइनस 3y बराबर 4 को वैसे की वैसे लिख दिया, माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब जो 10 है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10, और माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 5y। ठीक है, अब 4 में से 10 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, तो माइनस 5y बराबर आ गया माइनस 6, माइनस से माइनस को काट देंगे। ठीक है, तो 5y बराबर मिल जाएगा 6। अब 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 6/5। ठीक है, ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं, पर आसान कौन सा दिख रहा है, समीकरण 1। तो y बराबर 6/5 का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है एक्स धन वाई बराबर 5। ये आसान है, इसमें कोई गुणा नहीं करना 2 का 3 का। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब ये y जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस वाई। वाई का मान है 6/5, तो रख देंगे। तो x बराबर 5 है, y की जगह रख दी माइनस, y की जगह रख दिया हमने 6/5, तो y की जगह रख दिया 6/5। अब हर में 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 और ये 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस 6/5। 5 25 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5। 5 गुणा 5 25 हो गया, तो हो गया 25 माइनस 6/5। 25 में से 6 गए तो मिलेगा 19, तो x बराबर हमें मिलेगा 19/5। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों दोनों ही विधि आसान है वैसे तो। ठीक है, विलोपन भी प्रतिस्थापन भी। ठीक है, वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मुझे विलोपन विधि ज्यादा आसान लगती है, पर ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है कि विलोपन विधि आसान हो, कई जगह पर प्रतिस्थापन विधि भी आसान होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना नहीं है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, बस आपको खुद सोचना है, और फिर जब सवाल में कहा जाए कि किसी भी विधि से करो, तो आपको जो विधि उपयुक्त लगती है उससे आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना होगा। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। आइए दोस्तों, अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। ठीक है, पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x धन 4y बराबर 10, लिख दिया हमने, इसको समीकरण 1 मान लिया। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। पहले हम हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो हमने लिख दिया विलोपन विधि से हल करने पर। अब आप देखिए समीकरण 2 में है -2y, और समीकरण 1 में 4y, तो अगर हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो ये भी -4y हो जाएगा। फिर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। विलोपन विधि में हमें एक चर को विलोप करना होता है, तो हम y को विलोप कर देंगे। ठीक है, अन्यथा हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ता, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो उससे अच्छा तो यही है कि हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करें। तो अब हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हमने समीकरण 2 लिख दिया, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, हम उस समीकरण को उसी रंग से दिखाते हैं जिस रंग से हमने उस समीकरण को लिखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने लिखा 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हम इस समीकरण में 2 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, बाईं तरफ लिख देंगे 2 गुणा 2x माइनस 2y बराबर, दाईं तरफ 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दो का गुणा 2x में करेंगे तो 4x, और 2 का गुणा माइनस 2y में करेंगे तो -4y। ठीक है, बराबर 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 1 और 3 को, 2 और 3 को नहीं, 2 से तो ये निकाला ही हमने, समीकरण 1 को और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों के बाईं तरफ को जोड़ देंगे, आपस में दोनों के दाईं तरफ को जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x धन 4y, तो हमने लिख दिया 3x धन 4y धन, समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 4y धन 4x माइनस 4y बराबर, समीकरण 1 का दाईं तरफ क्या है 10 बराबर 10 धन, समीकरण 3 का दाईं तरफ क्या 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखिए ये 4y धन का है और ये 4y ऋण का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, काट देंगे। 3x धन 4x कितना हो जाएगा हमारा 7x, और 10 धन 4 कितना हो जाएगा 14, तो 7x बराबर आ गया 14। 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14/7। ठीक है, 14 में 7 का भाग देंगे तो x मिलेगा हमें 2। एक उत्तर ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी।
ठीक है, हम इस x का मान x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 लिख लिया हमने 3x धन 4y बराबर 10। ठीक है, अब x की जगह 2 रख देंगे, तो 3 गुणा 2 धन 4y बराबर 10 हो जाएगा। 3 गुणा 2 कितना होगा 6, तो 6 धन 4y बराबर 10। अब 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बचेगा 4y बराबर 10 माइनस 6। 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा 4, तो 4y बराबर हो गया 4। अब 4 को 4 के बट्टे में ले जाएंगे दाईं तरफ, तो y बराबर आएगा हमारा 4/4। 4/4 कितना होता है 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये उत्तर होगा हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना होगा, तो हम समीकरण 2 का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने समीकरण 2 को फिर से लिख लिया, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे बाईं तरफ। 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें कोष्टक के अंदर, 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस 2y में से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस y बराबर 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, दोनों 2 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब y को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋण का है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 धन y। x बराबर हमारा आ गया 1 धन y। ठीक है, अब ये x का मान हम किस समीकरण में रखेंगे, 1 में, क्योंकि 2 से तो हमने ये निकाला ही है। ठीक है, तो x बराबर 1 धन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 लिख लिया हमने, 3x धन 4y बराबर 10। x का मान रख देंगे हम 1 धन y, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 धन y बराबर 3 गुणा 1 धन y धन 4y बराबर 10। धन 4y बराबर 10 को वैसे की वैसे ही लिखा, 3 गुणा 1 होता है 3, और 3 गुणा y 3y, तो ये हो गया 3 धन 3y धन 4y बराबर 10। ठीक है, 3 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, और 3y धन 4y कितना हो जाएगा 7y, तो ये हो गया 7y। ठीक है, 10 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो 7y बराबर हो गया हमारा 7। अब 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7/7। ठीक है, 7/7 होता है 1, तो y बराबर हमारा आ गया 1, तो एक उत्तर हो गया ये। अब ये y का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम y का मान 1 जो है समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, आप 1 में भी रख सकते हैं, हम 2 में रख रहे हैं। ठीक है, किसी में भी रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 लिख लिया हमने, 2x माइनस 2y बराबर 2। y का मान रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 2। 2 गुणा 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 2। और ये माइनस का 2 दाईं तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 2 धन 2। 2 धन 2 होता है 4, तो 2x हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4/2। 4 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। यही हमारा उत्तर होगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल किया। दोनों से हमें बराबर ही आसान लगा ये प्रश्न। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के भाग 3 पर। भाग 3, प्रश्न 1 भाग 3 में हमें पहला समीकरण दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो हमने लिख लिया इसको समीकरण 1। दूसरा समीकरण दे रखा है 9x बराबर 2y धन 7, तो इसको हमने लिख दिया समीकरण 2। अब आप देखिए, समीकरण 1 में 3x है, समीकरण 2 में 9x है, तो अब हम समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वो भी 9x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 लिख दिया हमने, उसमें 3 का गुणा कर लिया। ठीक है, 3 गुणा 3x माइनस 5y माइनस 4। ठीक है, और दाईं तरफ भी 3 का गुणा कर दिया तो हो गया 3 गुणा 0। 3 गुणा 3x हो जाएगा 9x, 3 गुणा माइनस 5y हो जाएगा माइनस 15y, 3 गुणा माइनस 4 हो जाएगा माइनस 12, और बराबर 3 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो बाईं तरफ वाले को बाईं तरफ से घटाएंगे, दाईं तरफ को दाईं तरफ से घटाएंगे, तो समीकरण 2 का बाईं तरफ है 9x, तो हमने लिख दिया 9x माइनस। ठीक है, समीकरण 3 का बाईं तरफ है 9x माइनस 15y माइनस 12, हमने लिख दिया 9x माइनस 15y माइनस 12 कोष्टक के अंदर, बराबर समीकरण 2 का दाईं तरफ है 2y धन 7, हमने लिख दिया 2y धन 7, माइनस समीकरण 3 का दाईं तरफ है 0, तो हमने लिख दिया 0। ठीक है, अब आप देखिए कोष्टक जब हम खोलेंगे, ठीक है, तो 9x को तो 9x लिखा, ये माइनस 9x हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा धन के 15y, माइनस और माइनस ये हो जाएगा धन के 12, बराबर 2y धन 7 माइनस 0। ठीक है, अब ये 9x से 9x कट जाएगा, ये धन का 9x है, ये ऋण का 9x है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बचेगा हमारा 15y धन 12 बराबर
2y-7, शून्य का तो कोई मतलब नहीं है इधर, ठीक है। अब हम ये 2y है इसको बाईं तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो 15y माइनस 2y हो जाएगा, और ये जो 12 है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 12, ठीक है। 15y में से 2y जाएंगे तो 13y बचेंगे, उसी प्रकार 7 में से 12 जाएगा तो -5 बचेगा। अब हमें निकालना है y का मान, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं, ये ऋण के ये जो y का मान निकालना है हमें, 13 को क्या करेंगे हम दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है, बट्टे में, तो y बराबर हो जाएगा हमारा -5/13, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा y का मान, ठीक है। अब हम ये y का मान जो आ गया हमारा -5/13, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको y का मान रख देंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमने y का मान निकाल लिया -5/13। अब इस मान को y के को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। 2 में रखना हमें ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि y पहले से ही दाईं तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे y के मान को समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y धन 7, ठीक है। 9x बराबर 2y धन 7 है, तो y की जगह क्या रख देंगे हम, -5/13। तो हमारा हो जाएगा 9x बराबर 2 गुणा -5/13 धन 7, ठीक है। अब 2 गुणा -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, -10। तो हमने लिख दिया 9x बराबर -10/13 धन 7, ठीक है। अब हर में 13 को कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 13 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 9x बराबर मिलेगा हमें -10 धन 13 गुणा 7/13। 13 गुणा 7 होता है 13 7 91, तो नेक्स्ट बराबर मिलेगा हमें -10 धन 91/13, ठीक है। 91 में से 10 जाएगा तो 81 बचेगा, तो 9x बराबर हमें मिलेगा 81/13। अब x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81/13 गुणा 9। अब 81 में 9 का भाग देंगे तो नंबर नंबर 81, तो ऊपर बचेगा 9 और नीचे वाला 9 चला जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9/13, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर होगा, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। अब हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये दोस्तों अब इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया समीकरण 2 को, यहाँ पर समीकरण 2 जो है, क्योंकि वो 9x बराबर 2y धन 7 में, y जो है पहले से ही दाईं तरफ है इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y धन 7/9, ठीक है। अब ये जो x का मान आ गया हमने समीकरण 2 से निकाला, तो कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, ठीक है। x का मान रख देंगे हम, तो 3x, x ये आ जाएगा 2y धन 7/9, और -5y -4 को वैसे ही लिख दिया। अब आप देखिए 3 9 9 में 3 का भाग देंगे, ये 3 कट जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ 3, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 2y धन 7/3, और ये जो -5y -4 है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y धन 4, दोनों धन के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 जो है इसको भी दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर गुणा में हो जाएगा, हर में जो 3 है दाईं तरफ जाके ऊपर गुणा में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y धन 7 बराबर 3 गुणा 5y धन 4, 5y धन 4 में 3 का गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, तो बाईं तरफ तो वही रहेगा 2y धन 7, दाईं तरफ 3 गुणा 5y कितना हो जाएगा, 15y, और 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, तो ये हो गया 15y धन 12। अब क्या करेंगे, y के जो पद है उनको एक तरफ रख लेते हैं बाईं तरफ, और जो अचर पद है उनको दाईं तरफ कर लेते हैं, तो 15y बाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 15y, ठीक है, 2y माइनस 15y हो जाएगा, और 7 जो है वो दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, 2y में से 15y जाएंगे तो -13y मिलेगा हमको, और 12 में से 7 जाएंगे तो मिलेगा हमें 5, ठीक है। अब ये माइनस को दाईं तरफ ले जाते हैं तो 13y हो जाएगा हमारा -5। अब y कितना हो जाएगा, 13 को दाईं तरफ ले जाएंगे बट्टे में चला जाएगा तो y हो जाएगा -5/13, ठीक है। तो एक तो ये उत्तर हो गया। अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2। तो दोस्तों y बराबर हमने निकाल लिया -5/3, ठीक है। समीकरण 2 में रखना आसान है क्योंकि y पहले से ही दाईं तरफ है, तो हम y बराबर y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y धन 7, y की जगह रख देंगे -5/13, तो 9x बराबर हो जाएगा 2 गुणा -5/13 धन 7, 2 गुणा -5 हो जाएगा -10, तो 9x बराबर हो गया -10/13 धन 7, ठीक है। 7 के हर में कुछ नहीं है तो 13 गुणा 7 हो जाएगा, पूरा हर 13 हो जाएगा, तो 9x बराबर हो गया -10 धन 13 गुणा 7, ठीक है। अब 13 सत्ते क्या होता है, 91, तो 9x बराबर हो जाएगा -10 धन 91/13, 91 में से 10 जाएगा तो बचेगा 81, तो 9x बराबर हो जाएगा 81/13, 9 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर होगा 81/13 गुणा 9, ठीक है, नीचे बट्टे में 9, नंबर नंबर 81 होता है तो 81 को 9 से भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 9, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9/13,
ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। तो हमने इस प्रश्न को भी दोनों विधि से हल किया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दोनों ही विधि अपने अपने हिसाब से आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, दोनों ही विधियां उपयुक्त है हमारी। ठीक है, प्रश्न 1 भाग 4, यहाँ हमें दो समीकरण दिए हैं, उनको लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x/2 धन 2y/3 बराबर -1, उसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण जो है हमें जो रैखिक समीकरण होते हैं उसकी तरह पूरे पूरे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बटे बटे में कुछ है। तो पहले इनको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, फिर हम पहले विलोपन विधि और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 को लिख लेते हैं हम, x/2 धन 2y/3 बराबर -1। ठीक है, हर समान नहीं है तो दोनों हरों का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 हर में। अब 3 का गुणा हो जाएगा x से और 2 का गुणा हो जाएगा 2y से, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x धन 2 गुणा 2y, बटे में 2 गुणा 3 है ही बराबर -1। 3 गुणा x होता है हमारा 3x, हमने 3x लिख दिया। 2 गुणा 2y होता है 4y, तो हमने लिख दिया 4y। तो ये हो गया 3x धन 4y, बटे में 2 गुणा 3 है तो 2 गुणा 3 द्वितीय 6 हो जाता है, बराबर -1 रहेगा। अब ये 6 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो 3x धन 4y हो जाएगा -1 गुणा 6। -1 गुणा 6 कितना होगा, -6। तो 3x धन 4y आ जाएगा हमारा -6। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि इसको हल करना आसान है हमारे लिए ना। अब हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। y के बटे में 3 है, x के बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में तो 3 आ जाएगा, पर x का गुणा 3 से हमें करना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे 3 गुणा x। ठीक है, माइनस y के बटे में 3 था तो y में तो कुछ गुणा नहीं होगा, बटे 3 बराबर 3 रहेगा, ये जो बराबर में 3 है। 3 गुणा x होगा 3x। ठीक है, माइनस वाई तो है ही। अब ये 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, हर ऊपर जाएगा दाईं तरफ, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 होता है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से, और x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने लिख लिया समीकरण 3 और समीकरण 4। अब हम पहले इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 में 3x है, समीकरण 4 में भी 3x है, तो गुणा करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। हम सीधे क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, 3 में से 4 को घटा देंगे, तो समीकरण 3 का बाईं तरफ लिख लेंगे पहले 3x धन 4y। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और समीकरण 4 का बाईं तरफ लिख लेंगे, जो कि है 3x माइनस वाई, हमने लिख लिया, बराबर समीकरण 3 का जो हमारा दाईं तरफ है माइनस है उसको लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगाया, और समीकरण 4 का जो दाईं तरफ है 9 उसको लिख लिया। ठीक है, अब हम कोष्टक को खोल लेंगे, तो 3x धन 4y तो वही रहेगा, ये 3x माइनस है बाहर कोष्टक के, तो -3x हो जाएगा, और ये -y है कोष्टक के बाहर भी माइनस है, तो ये धन का y हो जाएगा। ठीक है, बराबर -6 -9, -6 -9। अब आप देखिए ये 3x धन का है, ये 3x ऋण का है, कट जाएंगे दोनों, 4y और y कितना हो जाएगा हमारा 5y, हमने लिख दिया, -6 और -9 हो जाएगा -15, ये हमने लिख दिया। अब 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -15/5। 15 में 5 का भाग जाता है तो 3 बचता है, और माइनस का चिन्ह है ही, तो y बराबर आ जाएगा हमारा -3। ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब ये y बराबर -3 का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 3 या समीकरण 4 कहीं भी। ठीक है, तो y बराबर -3 का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में, क्योंकि बहुत आसान है, गुणा ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y बराबर -3 का मान हम रख रहे हैं समीकरण 4 में, तो हमने समीकरण 4 को लिख दिया, 3x माइनस वाई बराबर 9, y की जगह रख देंगे -3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, ठीक है, y की जगह रख दिया -3 बराबर 9, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3x धन 3 बराबर 9। अब 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 9 - 3। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब ये 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। 6 में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 2, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 2, ये उत्तर होगा हमारा। तो x बराबर 2 मिल गया हमें, y बराबर -3, तो ये विलोपन विधि से मिल गया। अब हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रश्न के चौथे भाग को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब जो है हम y को दाईं तरफ ले जाते हैं और 9 को बाईं तरफ ले आते हैं, तो -y है तो दाईं तरफ जाके धन का y हो जाएगा, और 9 धन का है तो बाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर y। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 9। ठीक है, बस जो है अदला बदली कर सकते हैं, क्योंकि 3x माइनस 9 y के बराबर है, तो y किसके बराबर होगा, 3x माइनस 9 के। ठीक है, अब ये y का मान जो है हम समीकरण 1 3 में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 से तो निकाला ही हमने,
तो y बराबर 3x माइनस 9 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा 3x धन 4y बराबर -6, x की y की जगह रख देंगे हम 3x माइनस 9, तो 3x तो वही रहा धन 4y है तो 4 गुना 3x माइनस 9 हो जाएगा बराबर -6, ठीक है बराबर -6 है ही। अब 4 से गुणा कर देंगे अंदर, तो 3x तो 3x ही रहा ये वाला, 4 गुना 3x कितना हो जाएगा 12x, और 4 गुना -9 हो जाएगा -36 बराबर -6। 3x और 12x होता है हमारा 15x, तो हमने लिख दिया 15x, और ये -36 दाईं तरफ जाएगा तो धन का 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 धन 36, 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30, तो 15x बराबर हो जाएगा हमारा 30। अब 15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर होगा 30/15, ठीक है 15 दूनी 30 होता है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2, ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब ये x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 3 या समीकरण 4, हम यहाँ रख रहे हैं x बराबर 2 समीकरण 4 में। समीकरण 4 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है x की जगह रख देंगे हम 2, ठीक है तो हमारा हो जाएगा 3 गुणा x की जगह रखेंगे 2, तो 3 गुणा 2 माइनस वाई बराबर 9, 3 गुणा 2 होता है 6, तो 6 माइनस वाई बराबर 9। अब 6 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, ठीक है तो माइनस वाई बराबर होगा 9 माइनस 6, 9 में से 6 क्योंकि ये 6 दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का 6 हो जाएगा। अब 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, तो माइनस वाई बराबर हो गया 3, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा -3, ठीक है तो यही हमारा उत्तर होगा x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। तो ये विधि भी उपयुक्त है, विलोपन विधि भी उपयुक्त है, ठीक है तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सी विधि ज्यादा आसान लगती है, ठीक है वैसे तो दोनों विधि ही आसान है। प्रश्न दो में दोस्तों 5 भाग हैं, ठीक है प्रश्न 2 में कहा गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है तो हमें हर एक भाग में पहले तो रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, मतलब 2 रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं, ठीक है यहाँ हमसे कह दिया है हमें विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है तो आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग पे चलते हैं। प्रश्न के पहले भाग में कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। प्रश्न को हल करते हैं, हम मान लेते हैं कि अंश जो है x है और हर y है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी x/y, अंश बटे हर, ठीक है ये तो हमने मान लिया है कि भिन्न x/y है, तो अंश हो गया हमारा x और हर हो गया हमारा y। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो अंश में 1 जोड़ दें मतलब x में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें मतलब y में 1 घटा दें, ठीक है तो x में 1 जोड़ दिया y में 1 घटा दिया, तो ये ऊपर हो जाएगा x धन 1, नीचे हो जाएगा y ऋण 1, तो हमारी भिन्न किस में बदल जाती है 1 में, तो बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, y माइनस 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 से गुणा होगा, यहाँ पर क्या बचेगा x धन 1, तो x धन 1 किसके बराबर हो जाएगा y माइनस 1 के, ठीक है y को जो है हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का y हो जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और ये एक जो बाईं तरफ है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 1 हो जाएगा, तो दाईं तरफ मिलेगा ऋण का 1 ऋण का 1, ठीक है -1 और -1 कितना होगा -2, तो x माइनस वाई हो जाएगा हमारा -2, जैसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति हमें क्या दे रखी है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, हर है y, ठीक है तो अंश तो वही रहा हमारा x का x, हर में 1 जोड़ दिया तो y धन 1 हो जाएगा, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब इसको भी 2 को इधर गुणा कर लेते हैं, बाईं तरफ 2x हो जाएगा और y धन 1 को दाईं तरफ गुणा कर लेते हैं तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x गुणा 1 का गुणा हो जाएगा y धन 1 से, 2 गुणा x होता है 2x, ठीक है और y धन 1 का गुणा 1 से तो y धन 1 ही रहेगा, y को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है तो ये हमने बना लिया रैखिक समीकरण के युग्म। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न 2 को विलोपन विधि से हल करने को कहा गया है, तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है तो आप देखिए कुछ गुणा करने की जरूरत है क्या, वैसे तो नहीं है क्योंकि समीकरण 1 में माइनस वाई है और समीकरण 2 में भी माइनस वाई है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्यों नहीं घटाया, वो भी कर सकते थे, पर हमने 2 में से 1 को इसलिए घटाया क्योंकि 2x में से x जाएगा तो हमें सीधा सीधा x मिल जाएगा, ठीक है जुगाड़ की हमने, ठीक है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है पर यही छोटी छोटी बातें सोचनी होती हैं गणित में दोस्तों, ठीक है कि कैसे प्रश्न को जल्दी और आसानी से हल कर पाए हम। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे तो पहले लिख देंगे हम बाईं तरफ समीकरण 2, हमने लिख दिया 2x माइनस वाई, समीकरण 2 का बाईं तरफ माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर समीकरण 1 का बाईं तरफ x माइनस वाई वो लिख दिया हमने। अब दाईं तरफ पहले लिखेंगे समीकरण 2 का, तो वो क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर समीकरण 1 का जो है दाईं तरफ क्या -2, तो हमने -2 लिख दिया, ठीक है। अब हम कोष्टक खोल लेंगे,
तो कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का चिन्ह के अंदर कोष्टक के अंदर जो है वो उनका चिन्ह बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो 2x माइनस वाई, ये तो वैसा ही रहेगा 2x माइनस वाई, माइनस एक्स, एक्स और माइनस बाहर है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का वाई हो जाएगा। एक तो वही रहेगा, माइनस माइनस प्लस के दो हो जाएंगे। ठीक है, ये वाई ऋण ऋण का है और ये वाई जो है धन का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 2x में से एक एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स, यही हमारी जुगाड़ थी। और एक और दो को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x बराबर 3 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम यहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x का मान रख देंगे 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा, x की जगह बस हमने 3 रख दिया। अब इस 3 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा -2 -3, क्योंकि 3 दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा। ठीक है, -2 -3 कितना होगा, -5, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 5। ठीक है, हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। भिन्न क्या है हमारी, x बटे y। ठीक है, x है 3, y है 5, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 3/5। x की जगह रख देंगे हम 3 और y की जगह रख देंगे 5। भिन्न ज्ञात करनी थी, तो यही हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2 भाग 2। ठीक है, प्रश्न 2 के हर भाग को दोस्तों हमें पहले उसके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, अर्थात 2 समीकरण बनाने हैं, और फिर उसको विलोपन विधि से हल करना है। भाग 2 में हमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है मतलब अभी कितनी है, मतलब वर्तमान में कितनी है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये हमने मान लिया। तो हमें प्रश्न में कहा गया 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 5, और सोनू की कितनी होगी, y माइनस 5, क्योंकि सोनू की आयु अभी कितनी है, y। ठीक है, तो सोनू की होगी y माइनस 5। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितनी थी, x माइनस 5, सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस 5, तो यानी कि 3 गुणा y माइनस 5 होगा। तो इसका मतलब x माइनस 5 जो है 5 साल पूर्व क्या होगा, 3 गुणा y माइनस 5। नूरी की आयु जो थी 5 वर्ष पूर्व, वो सोनू की आयु यानी कि y माइनस 5 का 3 गुना थी, तो हमने 3 से गुणा कर दिया बस। ठीक है, अब ये गुणा कर लेते हैं, तो x माइनस 5 तो वही रहेगा, 3 गुणा y हो जाएगा 3y, और 3 गुणा माइनस 5 हो जाएगा -15, 5 दिया 15। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, y को बाएं तरफ ले आते हैं, तो x माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन का 3y है तो दाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा तो ऋण का 3y हो जाएगा। ठीक है, जब हम जगह बदलते हैं बराबर के चिन्ह से तो चिन्ह बदल जाता है। उसी प्रकार ये जो -5 है ये दाईं तरफ आएगा, अपना जगह बदलेगा, तो ये धन का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब -15 और धन 5 ये कितना हो जाएंगे, -10, तो x माइनस 3y आ गया हमारा -10। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये रैखिक समीकरण आ गया हमारा। ठीक है, अब 10 वर्ष पश्चात की बात कर लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु कितनी होगी, x धन 10, अभी x है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, x धन 10। जैसे अभी आपकी आयु अगर 15 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 15 धन 10 मतलब 25 साल। ठीक है, जो अभी है उसमें 10 जोड़ दोगे। तो इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु y है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, y धन 10। ठीक है, अब हमें प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु कितनी है, x धन 10, ये सोनू की आयु जो y धन 10 है इसकी 2 गुनी होगी। ठीक है, तो x धन 10 जो है 2 गुना होगा y धन 10 का। ठीक है, बस अब गुणा कर लेते हैं 2 का कोष्टक के अंदर, तो x धन 10 तो वही रहेगा, 2 गुणा y 2y, 2 गुणा 10 20 हो जाएगा। ठीक है, अब y को हम जो है y वाले पद को बाईं तरफ ले आते हैं तो ऋण का हो जाएगा, तो x माइनस 2y हो जाएगा, और 10 को जो है हम दाईं तरफ ले आते हैं तो वो भी ऋण का हो जाएगा क्योंकि धन का है।
ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 20 माइनस 10, 20 में से 10 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 10, तो x माइनस 2y आ जाएगा हमारा 10 के बराबर, क्योंकि 20 में से 10 गए तो 10 बचा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो ये हमारे दो समीकरण आ गए, इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म तो हमने निकाल लिया। अब विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों में x है, तो एक समीकरण में से दूसरे को घटा देंगे। ठीक है, एक में से दो को घटा सकते हैं, दो में से एक को घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 2y में से माइनस 3y को घटाएंगे तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। आप चाहें तो एक में से दो को भी घटा सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 के बाईं तरफ जो लिखा है उसको पहले लिख देंगे। बाईं तरफ क्या लिखा है, x माइनस 2y, तो हमने लिख दिया x माइनस 2y। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, समीकरण 1 में जो बाईं तरफ लिखा है उसको लिख दिया x माइनस 3y। फिर बराबर समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है उसको लिख दिया 10, फिर माइनस का चिन्ह लगाया। फिर समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है माइनस 10 उसको लिख दिया। ठीक है, अब हम कोष्टक खोल लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जो भी है x माइनस 3y दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, तो ये वाला x माइनस 2y तो वही रहेगा, x माइनस 2y। फिर ये हो जाएगा माइनस x। ठीक है, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा धन का 3y। ठीक है, ये 10 है, ये माइनस 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 प्लस का हो जाएगा, धन का हो जाएगा, तो धन का 10 हो जाएगा। अब आप देखिए जो है ये x है धन का, और ये माइनस x है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये है धन का 3y, ये है ऋण का 2y, 3y में से 2y जाएगा तो हमें मिलेगा y। ठीक है, तो हमने लिख दिया y, और 10 धन 10 कितना हो जाएगा 20, तो हमें y तो प्राप्त हो गया। सोनू की वर्तमान आयु 20 साल है, ये हमें पता चल गया। अब ये y का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी। हम यहाँ रख रहे हैं y बराबर 20 का मान समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10, तो y की जगह रख देंगे 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10। ठीक है, 2 गुणा 20 कितना होता है 40, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 10। अब ये माइनस 40 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 धन 40, 10 धन 40 कितना होता है 50, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, तो दोस्तों नूरी की वर्तमान आयु हमने मानी थी x आ गया 50, तो हम कह सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु हमने मानी थी y, तो हम कह सकते हैं सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितनी है, क्योंकि y बराबर 20 आया है तो y बराबर 20 वर्ष, तो सोनू की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न 2 का भाग 3 हल कर लेते हैं हम। इसमें हमसे कहा गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों दो अंकों की संख्या दे रखी है हमें, तो हम मान लेते हैं कि जो दो अंकों की संख्या है उसमें दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, ये हम मान लेते हैं। तो वो संख्या क्या होगी हमारी 10x धन y। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझिए आप, आपकी संख्या है 45। ठीक है, तो 45 में इकाई का अंक होगा 5, 4 और 5 लिखेंगे ना, तो इकाई का अंक 5 हो गया तो y हो गया 5, और दहाई का अंक क्या होगा 4, तो 10 गुणा 4 करोगे तो 40, धन 5 जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या है हो जाएगी आपकी 10x धन y। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, 10x धन y ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हम x और y को ज्ञात कर लेंगे, फिर हम संख्या बता देंगे। प्रश्न 2 के सभी भागों में हमें पहले रैखिक समीकरण युग्म लिखने हैं और फिर उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें कहा गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक क्या क्या है x और y, तो इसका मतलब x और y का योग कितना होगा 9। ठीक है, तो x धन y बराबर हो गया 9, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब जो है दूसरी स्थिति में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी। देखो संख्या के अंक क्या है हमारे x और y हैं। ठीक है, तो जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा दहाई का अंक, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा इकाई का अंक। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी अंकों को पलटने से 10y धन x। जैसे कि 45 को अगर आप पलटोगे तो क्या होगा 54, 54 में इकाई का अंक क्या होगा 4 और दहाई का अंक क्या होगा 5, तो 10 गुणा 5 50 धन 4 54। ठीक है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी आपकी 10y धन x। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया गया है इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या हमारी 10x धन y, इसका जो 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, जो संख्या का 9 गुना है, संख्या क्या है हमारी 10x धन y, इसका 9 गुना क्या होगा 9 से गुणा कर देंगे। क्या होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी कि 10y धन x का 2 गुना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बस कोष्टक खोल लेते हैं।
बाई तरफ 9 का गुणा करेंगे तो 10x गुणा 9 हो जाएगा 90x। 9 गुणा y हो जाएगा 9y। अब दाईं तरफ देख लेते हैं, 2 गुणा 10y हो जाएगा 20y और 2 गुणा x हो जाएगा 2x। ठीक है, अब x को एक तरफ, x और y को एक तरफ ले आते हैं हम। ठीक है, x और y को एक तरफ ले आते हैं तो ये 90x धन 9y तो हमने वैसे की वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 20y है और 2x है ये धन के हैं दाईं तरफ, तो बाईं तरफ जाके ऋण के हो जाएंगे, तो -20y माइनस 2x। 90x में से जो है हमारा 2x जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 88x। और 9x 9 ये 20 -20y है और ये 9y है। 20y में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, तो माइनस का 11y बचेगा बराबर 0। ठीक है, 11 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 11 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 88 में से 11 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 88x में से 11 कॉमन लेंगे तो 8x और -11y में से 11 कॉमन लेंगे तो -y। ठीक है, अब ये 11 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो 8x माइनस वाई हो जाएगा 0/11। ठीक है, 0/11 कितना होगा, 0 शून्य होगा, तो 8x माइनस वाई आ गया हमारा 0। तो ये आ जाएगी हमारी समीकरण 2, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो हमने दोनों समीकरण निकाल लिए, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म तो हमने बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और संख्या ज्ञात करेंगे। समीकरण लिख लिए यहाँ पर, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में है धन का y और समीकरण 2 में ऋण का y। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो y विलुप्त हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 का बाईं तरफ लिख देंगे x धन y, धन दूसरे कोष्टक में क्या होगा हमारा समीकरण 2 का बाईं तरफ, यानी कि 8x माइनस वाई, हमने लिख दिया 8x माइनस वाई। फिर बराबर समीकरण 1 का दाईं तरफ है 9 तो 9 लिख दिया, समीकरण 2 का दाईं तरफ है 0 तो धन 0 लिख दिया। ठीक है, कोष्टक खोल देंगे तो x धन y धन 8x माइनस 8y आ जाएगा, x धन y धन 8x माइनस 8y बराबर 9 धन 0 9 हो जाएगा। अब देखिए ये y है धन का, ये y है ऋण का, ये आपस में कट जाएगा, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। और फिर x धन 8x बचेगा तो 9x हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना बचेगा 9। 9 ये वाला 9 जो है दाईं तरफ जाएगा बट्टे में, तो x बराबर होगा 9/9, 9/9 हो जाएगा 1, तो x बराबर हमारा आ गया 1। ठीक है, अब ये x का मान जो है हम कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम x बराबर 1 का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारा x धन y बराबर 9, तो x की जगह रख देंगे 1, तो 1 धन y बराबर 9 हो जाएगा हमारा। 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो हमारा x आ गया और y आ गया, x है हमारा दहाइकांक और y है इकाइकांक। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या है 10x धन y, तो 10x धन y, x की जगह रख देंगे 1 और y की जगह रख देंगे 8। ठीक है, तो संख्या हो जाएगी हमारी 10 गुणा 1 धन 8, 10 गुणा 1 होगा 10, तो संख्या हो जाएगी 10 धन 8, 10 धन 8 कितना होगा 18, संख्या आ जाएगी हमारी 18। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा 18, संख्या क्या होगी 18। तो भाग 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में हमसे कहा गया है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब खजांची ने मीना को 25 नोट दिए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसे 2000 रुपए निकालने थे, 50 और 100 रुपए के 25 नोट दिए। ठीक है, कुछ 50 के होंगे कुछ 100 के, तो हमें निकालना है कि कितने नोट 50 रुपए के थे कितने नोट 100 रुपए के थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि नोटों की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, ये हम मान लेते हैं। तो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, खजांची ने उसे, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, खजांची ने 25 नोट दिए मीना को। ठीक है, तो नोट कितने 50 के और 100 के थे, 50 के नोट थे x और 100 के थे y, तो x धन y कितना हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि कुल नोट कितने हैं 25 और उसके बाद 50 और 100 के ही नोट हैं। ठीक है, तो x धन y हो गया 25, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इस प्रश्न में अभी हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, अर्थात 2 समीकरण बनाने हैं और फिर विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो x धन y बराबर हो गया 25, पहला समीकरण हो गया। अब 50 तथा 100 के नोटों की कुल राशि कितनी है 2000, क्योंकि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो 2000 रुपए 50 और 100 के नोटों से मिलके बने हैं, 50 रुपए के नोटों की संख्या x। ठीक है, तो 50 रुपए के नोटों की कुल राशि कितनी होगी 50 गुणा x। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर 50 रुपए के 10 नोट हैं
ठीक है। तो 50 गुणा 10 कितना हो जाएगा 500। तो क्योंकि 50 50 रुपए के नोटों की कुल राशि कितनी हो जाएगी 500 रुपए, तो वो कितनी होगी 50 गुणा 10, तो हमने लिख दिया 50 गुणा x। उसी प्रकार 100 नोटों 100 रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी है y, तो 100 रुपए के नोटों की राशि कितनी होगी 100 गुणा y होगी। जैसे मान लो अगर 100 के भी उसको 10 नोट दिए हैं, ठीक है, तो 10 नोट अगर हमारे पास हैं 100 100 के तो 1000 रुपए होते हैं, यानी कि 100 गुणा 10 होता है ना, तो 100 गुणा y कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो 50x धन 100y बराबर हो जाएगा हमारा 2000, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब रैखिक समीकरण युग्म तो बन गए हमारे, क्योंकि दो समीकरण आ गए। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। एक समीकरण में है 50x धन 100y बराबर 2000, दूसरे में x धन y, ठीक है। तो अब या तो समीकरण एक में हम 50 का गुणा करें या 100 का करें, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। अब देखो 100 का गुणा करना बहुत आसान है, ठीक है, दो शून्य तो लगाने होते हैं, तो हम 100 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 50 का गुणा भी कर सकते हैं, हम 100 का कर रहे हैं क्योंकि हमें आसान लगता है और हम आसान तरीके से ही प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक में 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 गुणा एक्स धन वाई बराबर दाईं तरफ भी 100 का गुणा होगा 100 गुणा 25, 100 गुणा एक्स हो जाएगा 100x, 100 गुणा वाई हो जाएगा 100y, और 100 गुणा 25 हो जाएगा 2500, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 2 और 3। अब देखिए 100y समीकरण 2 में भी है, समीकरण 3 में भी है। अब हम समीकरण 2 में से 3 को घटाएं या 3 में से 2 को घटाएं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, पर आसान क्या होगा 3 में से 2 को घटा दें, ताकि 100x में से 50x जाएगा तो हमें 50x मिल जाएगा, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो हमने लिख दिया समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 3 का बाईं तरफ वाला पक्ष पहले लिख लेंगे, तो 100x धन 100y हमने लिख दिया एक कोष्टक में, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर समीकरण 2 में जो बाईं तरफ है 50x धन 100y उसको लिख दिया, बराबर समीकरण 3 में जो दाईं तरफ है 2500 उसको लिख दिया, माइनस समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है 2000 उसको लिख दिया, ठीक है। अब हम जो है कोष्टक को खोल देते हैं, तो ये तो 100x धन 100y हो जाएगा, 50x क्या हो जाएगा बाहर माइनस लगाए तो माइनस 50x, 100y क्या हो जाएगा बाहर माइनस लगाए तो माइनस 100y, बराबर 2500 में से 2000 को घटाएंगे तो 500 मिलेगा। अब आप देखिए ये 100y धन का है, ये 100y ऋण का है, दोनों घट कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। और 100x में से 50x जाएगा तो मिलेगा 50x, तो बराबर कितना है 500, तो 50x बराबर 500 आ गया। अब ये 50 को दाईं तरफ बट्टे में ले जाएंगे, तो x बराबर होगा 500 बटे 50, 500 में 50 का भाग देंगे तो x मिलेगा हमें 10, ठीक है। अब ये x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण एक दो तीन कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ रख देते हैं समीकरण एक में, क्योंकि आसान सा छोटा सा समीकरण हमारा बच्चे जैसा x धन y बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 10 रख देते हैं, ठीक है। तो x धन y बराबर 25 है, x की जगह 10 रख दीजिए, तो 10 धन y बराबर 25 हो जाएगा। अब ये 10 को दाईं तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 10, 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो y बराबर हमारा आ गया 15, ठीक है। तो दोस्तों x बराबर हमारा आ गया 10, y बराबर आ गया 15। 50 रुपए के नोटों की संख्या को हमने क्या माना था x, तो हमारा उत्तर होगा 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी x बराबर 10। उसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने माना था y, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी 15। यही हमसे पूछा था प्रश्न में, तो यही हमारे इस प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 भाग 5। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 2 के भाग 5 में हमसे कहा गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है। मतलब आप किताब लेके जाओ वहां से तो पहले 3 दिन का तो जो है फिक्स किराया है, नियत किराया है, उतना तो आपको देना ही है, चाहे आप 1 दिन रखो 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, जैसे आपने 3 दिन से ज्यादा रख लिया तो आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा हर एक दिन का 3 दिन के बाद। 3 दिन का तो आपने जो दे दिया सो दे दिया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, ठीक है। जबकि सूसी, क्या क्या नाम है सूसी, ठीक है, कितना अच्छा नाम है सूसी। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपए अदा किए, ठीक है। तो नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। तो हम मान लेते हैं कि नियत किराया x रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपए, ये हमने मान लिया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपए, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए, ठीक है। तो 3 दिन का किराया तो x है, ठीक है, नियत किराया, ठीक है।
उसके अलावा सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखी है? कुल 7 दिन तक। तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो एक्स दे ही चुकी है वो, ठीक है। तो 7 माइनस 3 लिखना होगा हमें, क्योंकि 3 दिन के अलावा उसे किराया देना है, ठीक है। तो हम 4 भी लिख सकते थे सीधा, पर आपको समझाने के लिए हमने लिखा 7 माइनस 3, क्योंकि 3 दिन का किराया तो एक्स है ही, ठीक है। फिर उसने 7 दिन रखी तो 7 में से 3 घटा दो, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई, तो गुणा हो जाएगा वाई, बराबर उसने दिए 27 रुपए। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बाई, ठीक है। अब इसको दोबारा समझ लीजिए, जैसे कि 3 दिन का किराया एक्स है, ठीक है। फिर 7 दिन रखी सरिता ने किताब, ठीक है। तो कितने अतिरिक्त दिन रखी? 4 अतिरिक्त अतिरिक्त दिन रखी ना 3 के अलावा, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया देगी, हर दिन का किराया वाई, तो 4 वाई बराबर 27, ठीक है। अगर सरिता वो किताब 1 2 या 3 दिन में वापस कर देती तो उसे सिर्फ एक्स रुपए ही देने पड़ते, ठीक है। अब बारी इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। हमें 2 समीकरण बनाने हैं यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग्म, और फिर उसे विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। अब बारी आती है सुशी की। सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए, ठीक है। तो शुरू के 3 दिन का किराया तो उसका भी एक्स है, फिर 5 दिन में से 3 दिन घटा दो, उसके अलावा जितने भी दिन होंगे उसके लिए वो वाई रुपए दे रही है हर दिन का, ठीक है। और उसने कुल कितने दिए? 21 रुपए, ठीक है। अब इसको हमने दोबारा से लिख लिया x माइनस 2y, ठीक है। 5 में से 3 जाएंगे तो 2y बचेंगे, बराबर 21। अब देखिए, सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, 3 दिन का किराया तो x है, 5 में से 3 दिन का किराया x है, तो कितने दिन बचे? 2 ही बचे ना। तो 2 दिन का किराया कितना होगा? हर दिन का किराया y है, तो 2 दिन का होगा 2y, तो x धन 2y बराबर आ गया हमारा 21। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो देखो 2 समीकरण तो हमारे आ गए, तो इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म तो हमारा आ गया। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो हमने दोनों समीकरण यहाँ लिख दिए। अब देखिए दोनों समीकरण में x आ रहा है, तो हमें गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। बड़ा वाला कौन सा है? 27 रुपए वाला बड़ा है, ठीक है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, सीधा सीधा x उड़ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 का जो बाईं तरफ है उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि x धन 4y, फिर ऋण का चिन्ह लगा देंगे। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का जो बाईं तरफ है, यानी कि x धन 2y, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है यानी कि 27 उसको लिखा, फिर ऋण का चिन्ह लगाया, फिर समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है उसको लिखा, यानी कि 21, ठीक है। अब कोष्टक खोल लेते हैं। x धन 4y तो वही रहेगा, ये ऋण है इस कोष्टक के बाहर, तो x के बाहर ऋण है तो ये ऋण का x हो गया माइनस x, और 2y बाहर ऋण है माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है, बराबर 27 माइनस 21। अब देखो ये x धन का है और ये x ऋण का है, ये आपस में कट पिट जाएंगे। फिर ये 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा हमारा 2y, ठीक है। 27 में से 21 को काटेंगे तो बचेगा 6, तो 2y बराबर आ गया हमारा 6। अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6/2। 6 में 2 का भाग देंगे तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। तो y बराबर हमें 3 प्राप्त हो गया, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें मिल गया 3। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हमने समीकरण 1 और 2 को दोबारा से लिख दिया आपके लिए, और y बराबर 3 हम निकाल चुके हैं। ये y बराबर 3 हम कहीं भी रख सकते हैं, तो हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 है हमारा x धन 2y बराबर 21, y की जगह रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा x धन 2 गुणा 3 बराबर 21, 2 गुणा 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा x धन 6 बराबर 21। 6 को दाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 6, ठीक है, क्योंकि 6 दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। अब 21 में से 6 जाएगा तो x बराबर आ गया हमारा 15, ठीक है। नियत किराया कितना था? x, ठीक है। तो और x कितना आया हमारा? 15, तो नियत किराया हमारा आ गया 15 रुपए। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने माना था y हमारा आया 3, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा? 3 रुपए, ठीक है। यही हमसे प्रश्न में पूछा था, यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।